नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम बड़ा ही खास है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज के कार्यक्रम में हम ग्रहों के बल पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि अधिकांश ज्योतिषी या अधिकांश पंडित कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर फलादेश कर देते हैं, जो कि मित्रों बिल्कुल गलत है। फलादेश करने के लिए कुंडली में और भी कई बिंदुओं पर विस्तार से, गहनता से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद फलादेश किया जाता है। तो मित्रों, जब कुंडली के अंदर योग बनते हैं तो उन योगों को बनाने वाले ग्रह यदि बली हैं तो उनका बराबर प्रभाव देखने को मिलता है, और यदि ग्रह बली नहीं हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को नहीं मिलता। आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारा जीवन 4 अवस्थाओं में बटा होता है। पहली बालावस्था, दूसरी किशोरावस्था, तीसरी युवावस्था और चौथी वृद्धावस्था। इसी प्रकार से मित्रों हमारे ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था युवावस्था होती है, दूसरी किशोरावस्था होती है, तीसरी युवावस्था होती है, चौथी वृद्धावस्था होती है और 5वीं मृतावस्था होती है। तो इस प्रकार से मित्रों ग्रह 5 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और हमारी कुंडली में अवस्थाओं के अनुरूप ही प्रभाव देते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर जब ग्रह राशियों में विचरण करते हैं तो इन्हीं अवस्थाओं के अनुरूप हमें प्रभाव देते हैं। मित्रों, राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सम राशियां और विषम राशियां। और राशियों का मान मित्रों, एक राशि का मान 30 अंश का होता है, यह हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, विषम राशियों में इन ग्रहों की अवस्था क्या होती है, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 0 से 6 अंश का जो भाग होता है वह युवावस्था का होता है, और 6 से 12 अंश का जो भाग होता है वह किशोरावस्था का होता है। 12 से 18 अंश का भाग युवावस्था का होता है, 18 से 24 अंश का भाग वृद्धावस्था का होता है, और 24 से 30 अंश का भाग मृतावस्था का होता है। इसी प्रकार मित्रों, जब हम सम राशियों की बात करते हैं तो सम राशियों में इसका उल्टा होता है। 24 अंश से 30 अंश का भाग बालावस्था का होगा, 18 से 24 अंश का भाग वृद्धावस्था का होगा, 12 से 18 अंश का भाग युवावस्था का होगा, 6 से 12 अंश का भाग किशोरावस्था का होगा, और 0 से 6 अंश का भाग बालावस्था का होगा। इस प्रकार से मित्रों हमारी राशि 5 अवस्थाओं में विभाजित होती है। अब मित्रों, जब भी ग्रह सम या विषम राशि में आते हैं तो इन अवस्थाओं के अनुरूप अपना प्रभाव देते हैं। मित्रों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह विषम राशि होती हैं, और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यह सम राशियां होती हैं। तो मित्रों, हम सम राशि और विषम राशि को देखकर यदि सम राशि में ग्रह हैं तो इस अवस्थाओं के अनुरूप प्रभाव देंगे, और विषम राशि में ग्रह हैं तो इन अवस्थाओं के अनुरूप ही अपना प्रभाव देंगे। अब मित्रों, अवस्थाओं की बात करें, अवस्थाओं में किस तरह के प्रभाव होते हैं। अब मित्रों, बाल्यावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा छोटा होता है, चंचल होता है। तो जब ग्रह बालावस्था का होता है तब वह अत्यंत ही सूक्ष्म प्रभाव देता है। किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में बालक उद्यमी होता है। तो ग्रह जब भी बालावस्था में आता है तो गैर जिम्मेदार हो जाता है। युवावस्था की बात करते हैं। युवावस्था में बालक जिम्मेदार होता है, शक्तिमान होता है, ऊर्जावान होता है। तो जब भी ग्रह इस अवस्था में आता है तो अत्यंत ही शुभ प्रभाव देता है। अब वृद्धावस्था की बात करते हैं। इस अवस्था में अनुभव तो होता है लेकिन कार्य करने के लिए शक्ति नहीं होती। तो यही प्रभाव ग्रह हमारे जीवन पर डालते हैं। अब मृत अवस्था की बात करते हैं। मृत अवस्था में कोई भी ग्रह कार्य नहीं करता और अपना प्रभाव नहीं देता। तो क्या मित्रों, मृत अवस्था में ग्रह बेकार हो जाते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। जब मृत अवस्था में ग्रह आते हैं तो अपना प्रभाव नहीं देते। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जब पापी ग्रह आएंगे और वह मृत अवस्था में पहुंच जाएंगे तो मित्रों पापी ग्रह अपने पाप प्रभाव कुंडली में नहीं देंगे, क्योंकि नियम यह है कि 26 से 30 अंश तक
मृत अवस्था होती है और मृत अवस्था में ग्रह अपना प्रभाव नहीं देते। तो पाप ग्रह अपना प्रभाव नहीं देंगे तो बाकी शुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव कुंडली में देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जब भी मृत अवस्था आएगी उसके अंदर पाप ग्रहों का प्रभाव ना आकर हमें शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मित्रों, कुंडली के अंदर ग्रह कब उच्च के होते हैं और कब नीच के होते हैं, इस पर विचार करते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। यह 10 अंश पर मेष राशि में उच्च के होते हैं और 10 अंश पर तुला राशि में ही नीच के होते हैं, और इसी अंश पर सूर्य अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अब मित्रों, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। 3 अंश पर चंद्रमा उच्च के होते हैं और 3 अंश पर ही चंद्रमा नीच के होते हैं, और 3 अंश पर चंद्रमा अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अब मित्रों, मंगल की बात करते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। यह 28 डिग्री पर 28 अंश पर मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं, और इसी अंश पर अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध 15 अंश पर कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं, और इस अंश पर यह अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 27 अंश पर मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं, और यह इस अंश पर अत्यधिक शुभ प्रभाव देते हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 5 अंश पर कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं, और इस अंश पर गुरुदेव बृहस्पति अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अब शनि की बात करते हैं। शनिदेव 20 अंश पर मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं, और इस अंश पर यह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, कुंडली के अंदर इन अंशों को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रह कब बली होगा और कब कुंडली के अंदर प्रभावशाली होंगे। अब मित्रों, ग्रहों के अस्त होने की बात करते हैं। मित्रों, चंद्रमा 12 अंश पर, मंगल 7 अंश पर, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर और शनि 15 अंश पर अस्त होते हैं। यदि कोई भी ग्रह सूर्य की परिधि में आया तो इतने अंश पर अस्त हो जाता है। मित्रों, बुध ग्रह को हम छोड़ देते हैं क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं। इनके अलावा मित्रों, कोई भी ग्रह सूर्य से 15 अंश पर पूर्ण रूप से उदित होता है और 8 अंश पर मध्यम होता है, और यदि ग्रह 7 अंश पर है तो वह पूर्ण रूप से अस्त होता है। तो मित्रों, इस तरीके से हम गणना कर सकते हैं सूर्य के कितने अंश हैं और सूर्य के अंश से जो ग्रह हैं उनके कितने अंश हैं। यदि उनके अंश 15 से अधिक हैं तब वह उदित माना जाता है, और यदि 7 अंश से कम हैं तो वह पूर्ण रूप से अस्त माना जाता है। मान लीजिए सूर्य ग्रह के 20 अंश हैं और चंद्रमा के 10 अंश हैं, तो 20 में से 10 कम करने पर हमारे पास 10 अंश बचेंगे। यह 10 अंश ही फैसला करेंगे कि वह पूर्ण उदय है या अस्त है। तो मित्रों, इस तरीके से हम गणना करते हैं। सूर्य के अंश से जो ग्रह है उसके अंश को घटाने पर जो मान आता है वही अंश फैसला करता है कि ग्रह उदित है, मध्यम है या अस्त है। तो इस प्रकार से मित्रों, हम कुंडली के अंदर गणना करते हैं। उसी के बाद देखते हैं कि ग्रह में कितना बल है और उस बल के अनुसार ही हम फलादेश करते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विशेष जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।